हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमने जो कंटेंट लेके आया है, इससे पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का वीडियो हमने रिलीज कर रखा है। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कुछ सीखने के लिए और कुछ देखने के लिए, तो ये वीडियो को देखने से पहले इससे पहले जो वीडियो रिलीज हुआ है उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फिर से सब्जेक्ट्स को ही, आपने थंबनेल देखकर ही समझ गया होगा कि हम सेंटेंस में से सब्जेक्ट्स को कैसे पहचानेंगे। क्योंकि सर जब कभी भी हिंदी से इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का कन्वर्शन किया जाता है या ट्रांसलेशन किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सब्जेक्ट का ही इंग्लिश करते हैं और उसके बाद वर्ब और फिर अदर वर्ड्स का। तो सबसे पहले सेंटेंस में से सब्जेक्ट्स को ढूंढना या सब्जेक्ट्स को पहचानना ये एक परेशानी का सबब होता है। यानी हर स्टूडेंट्स के लिए ये एक समस्या होता है कि हम सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कैसे पहचानें। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में 2 रूल्स आपको दे रखा है और यहाँ पर फिर हमने 2 रूल्स लेके आया है ताकि हिंदी सेंटेंस में से सब्जेक्ट्स को आसानी से पहचाना जा सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर रूल नंबर 3 में ये बोला गया है कि विभक्ति को हम क्या जानते हैं कि सर अगर आप विभक्ति या कारक को अगर आप स्टडी करेंगे तो कर्म का ही विभक्ति चिन्ह है को और से। और यदि मैं आपको बोलूं से किस विभक्ति का चिन्ह है, तो ये हमारा कर्ण या तो आपादान, ये 2 कारक का ही ये विभक्ति चिन्ह है से। यदि इन दोनों विभक्ति चिन्ह के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो इस विभक्ति चिन्ह के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन को ही हम सब्जेक्ट नाम देंगे। यानी इसके बाद भी अगर कई नाउन्स प्रयुक्त होते हैं सेंटेंस में तो उसे नाउन या प्रोनाउन समझकर उसे सब्जेक्ट्स का नाम नहीं दे सकते। अब यहां पर आपको जानना है कि क्या सर इस सेंटेंस में से जो हमने यहां पर 5 सेंटेंसेस लिया है हिंदी का, इसमें जितना भी जहां भी विभक्ति चिन्ह को और से आया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या ये को और से हमारा कर्म और अपादान और कर्म कारक का विभक्ति चिन्हों को ही दर्शाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आप बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना कि यहां पर भले ही विभक्ति चिन्ह को है पर आप इसे कर्म कारक नहीं, तब भी आप इसे सब्जेक्टिव केस ही समझोगे। यानी ये कर्ता कारक ही है, यहां पर से है, तो आप इसे सेंटेंस में जब प्रयुक्त देखें तब आप यहां पर आप उसे कर्म या आपादान कारक नहीं समझना है, बल्कि उसे आपको कर्ता कारक ही समझना है और फिर उसको सब्जेक्ट का नाम देना है। अब यहां पर देखिए इस रूल्स के हिसाब से यदि हम इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर दिया है सर मुझको पत्र लिखने। तो यदि मैं मुझको, यदि इसको मैं स्प्लिट करता हूं, थोड़ा सा तोड़ता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें 2 वर्ड ऐसे कंपोज है, सबसे पहले मुझ और फिर यहां पर को। अब यहां पर आप देखना कि सर ये जो को और ये दोनों रिजेंबल हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। और यदि इस को के पहले अगर ये प्रोनाउन शामिल है तो हम इसी को सब्जेक्ट का नाम देंगे, और यदि ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसी का ही हमें अंग्रेजी बनाना है। अब यहां पर देखिए इस हिसाब से, यानी इस रूल के बेसिस पर इसका ट्रांसलेशन अगर किया जाएगा तो सबसे पहले मुझको का ट्रांसलेशन, यानी कि मुझे पत्र लिखने हैं, मुझको पत्र लिखने हैं, यानी मैं पत्र लिख रहा हूं तो मैं का यहां पर अंग्रेजी आई, हमने यहां पे आई लिख दिया, मुझे पत्र लिखने हैं। आई हैव टू राइट अ लेटर। यदि आप सब्जेक्ट्स को पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट्स के बाद हमें वर्ब का ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना और उसके बाद अदर वर्ड्स। यानी कि अगर सेंटेंस में से अगर आपने सब्जेक्ट्स को पकड़ लिया तो समझ लो कि आप उसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए दूसरा सेंटेंस में उसको किताबें पढ़नी, तो यहां पर भी को है और को से पहले उस, यानी कि उसे किताबें पढ़नी है। अब मैं इसका ट्रांसलेशन बनाऊंगा सब्जेक्ट्स का पहचान करके, तो यहां पर सब्जेक्ट ये है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह के पहले प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। तो हमने यहां पर इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट का किया, ही, उसको किताबें पढ़नी है, ही हैज टू रीड अ बुक। अब यहां पर देखिए मोहन से चला नहीं जाता। अब यहां पर भी तो से एक विभक्ति चिन्ह है, और यदि ये विभक्ति चिन्ह है तो इससे पहले वाला जो नाउन है ये सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हमें इसी का अंग्रेजी बनाना है। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले मोहन, हमने इसका अंग्रेजी सब्जेक्ट का बना दिया। मोहन से चला नहीं जाता, यानी मोहन इज नॉट एबल टू वॉक, मोहन इज नॉट एबल टू वॉक। चौथा सेंटेंस में मुझसे बैठा नहीं जाता। अब यहां पर देखिए यहां पर भी से है, यानी कोई विभक्ति चिन्ह है, और इसी विभक्ति चिन्ह के पहले जस्ट यहां पर एक प्रोनाउन है। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मुझ, यानी कि आई, मुझे बैठा नहीं जाता मुझसे, तो आई
एम नॉट एबल टू सिट, आई एम नॉट एबल टू सिट। पांचवा सेंटेंस, उनसे खाया नहीं जाता, यहां पर भी से एक विभक्ति चिन्ह है, यानी कि सर इससे पहले जो ये प्रोनाउन है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे उनसे खाया नहीं जाता, यानी ही इज नॉट एबल टू इट, ही इज नॉट एबल टू इट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि इस वीडियो को आपने फर्स्ट बार क्लिक किया है और वाकई ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को थम्स अप, इस वीडियो को और भी आगे अपने फ्रेंड्स और बाकी अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट सिर्फ आप तक नहीं बल्कि उन लोगों तक भी जा सके जो वाकई इंग्लिश में अपनी बुनियाद बनाना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए रूल नंबर 4 में यहां पर क्या दिया हुआ है कि सर वाक्य में एक से अधिक विभक्तियां हो तो वाक्य का अंतिम विभक्ति के पहले आने वाला नाउन या प्रनाउन कर्ता होता है। स्टेटमेंट सुनकर हमें कुछ समझ में नहीं आता, पर उसी स्टेटमेंट्स को अगर एक प्रैक्टिकल वे दिया जाए या तो एक प्रैक्टिकल एक्शन दिया जाए तो फिर हमें बहुत अच्छी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आनंद आता है। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस को यानी इस स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ते हो कि वाक्य में एक से अधिक विभक्तियां हो, अब यदि आप इस सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कई विभक्तियां हैं, जैसे संसार के यहां पर एक विभक्ति हुआ, सभी देशों में ये भी विभक्ति है, खाने पीने की ये भी विभक्ति है, वस्तुओं की ये भी विभक्ति है, तो इतने सारी विभक्तियां हैं। तो इन सारी विभक्तियों के बाद या पहले आने वाले नाउन या प्रनाउंस हम किसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है। तो यहां पर रूल्स में दिया गया है कि जब एक ही सेंटेंस में ढेर सारी विभक्ति चिन्ह हो तो हिंदी सेंटेंस के अंत में जो विभक्ति चिन्ह होगा वही विभक्ति चिन्ह के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन को आपको सब्जेक्ट मान लेना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में संसार के सभी देशों में, तो यहां पर देखिए सभी देशों में ये एक हमारा यहां पे विभक्ति चिन्ह है, संसार के यहां पर एक विभक्ति चिन्ह है, खाने पीने की यहां पर विभक्ति चिन्ह है, वस्तुओं की कीमत अब यहां पर विभक्ति चिन्ह है। अब यहां पर आपको नंबरिंग देना है, या इधर से उल्टे साइड से दाहिने से आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। नंबर देना है 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पे हमने दे दिया 4। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमने इस स्टेटमेंट्स में या इस रूल्स में यह बताया है कि हिंदी सेंटेंस में जो लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर देखो लास्ट में विभक्ति यही है, हमने इसे 1 नंबर दिया है, यानी कहीं ना कहीं मैं ये डिनोट करना चाहता हूं कि जब आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले आपको इसी का इंग्लिश कन्वर्शन करना है, क्योंकि हमने इसी को सब्जेक्ट मान लिया रूल्स के बेसिस पे। अब यहां पर देखिए यदि मैं सबसे पहले इसका अंग्रेजी बनाऊं, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि विभक्ति चिन्हों में से सबसे पहले इसका अंग्रेजी, फिर अदर विभक्तियों में प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स हैं उनका हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो वस्तुओं की कीमत, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि द प्राइसेस, मैं इसका ट्रांसलेशन यहां पे कर रहा हूं यहां पे, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, क्योंकि मैं इसे अगर राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करूंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं। तो वस्तुओं की कीमत, तो सर यहां पर की यानी हमने पढ़ा था एपोस्ट्रोफिस में ऑफ का के की, जैसे दरवाजे का रंग द कलर ऑफ द डोर, फूलों का रंग द कलर ऑफ द फ्लावर्स, और हमने ये भी पढ़ा था भारत की राजधानी द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसी तरह वस्तुओं की कीमत, तो हम यहां से अंग्रेजी शुरू करेंगे द प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स, द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, यानी कि हमने इतना ट्रांसलेशन बना दिया द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स। अब हमें इसका ट्रांसलेशन बनाना है सभी देशों में, तो यहां में का अंग्रेजी इन होता है, हमने इन लिखा, यहां इन लिख दिया सभी देशों में, इन ऑल द कंट्रीज, ऑल द COUNTRIES, इन ऑल द कंट्रीज के संसार, यानी कि ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, हमने यहां पर ऑफ द वर्ल्ड लिखा। इज इंक्रीजिंग, ये बच गया, बढ़ रही है, तो यहां पर हमने लिख दिया इज इंक्रीजिंग। अब आपको यहां पर आपको देखना है कि सर इस रूल्स के हिसाब से यदि हिंदी सेंटेंस को देखा जाए तो हिंदी सेंटेंस में जो हिंदी सेंटेंस के अंत में जो विभक्ति चिन्ह है उसे हम सब्जेक्ट मानेंगे, यानी हमें उसका ही सबसे पहले अंग्रेजी बनाना है। तो हमने इस सेंटेंस को जब मार्क किया तो सबसे अंतिम में विभक्ति चिन्ह ये है, तो सर हमने इसको सब्जेक्ट माना, इसीलिए हमने सबसे पहले इसका अंग्रेजी बनाया द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, यानी कि वस्तुओं की, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत। अब आपको यहां पर देखना है कि उसके बाद यहां पर यहां विभक्ति चिन्ह है, तो हमने यहां पर बनाया इसका अंग्रेजी सभी देशों में, इन ऑल द कंट्री के संसार, यानी ऑफ
ऑफ वर्ल्ड, और यहाँ पर बट यानी इज इंक्रीजिंग, यानी द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी है। तो हाँ, इस रूल्स के बेसिस पर यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर एक विभक्ति चिन्ह है इस जंगल के, और सिर्फ और उसके बाद यदि आप दूसरा विभक्ति चिन्ह आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर सभी वृक्षों की। अब एक विभक्ति चिन्ह यहाँ पे है और एक विभक्ति चिन्ह यहाँ पे, हिंदी सेंटेंस है तो सर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लास्ट में जो विभक्ति चिन्ह है उसके पहले वाला नाउन या प्रनाउन वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी बनाते हैं, सभी वृक्षों की पत्तियां, सभी वृक्षों की पत्तियां। तो यहां पर हम लिखेंगे द लिप्स ऑफ ऑल द ट्रीज, इस जंगल के, द लिप्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर ग्रीन। अब यहां पर आपको देखना है कि सर ट्रांसलेशन में हमने सबसे पहले इसको सब्जेक्ट मान लिया, सभी वृक्षों की पत्तियां, तो हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया द लिप्स ऑफ ऑल द ट्रीज, और उसके बाद विभक्ति चिन्ह है ये, यानी कि इस विभक्ति चिन्ह को अगर मैं मार्क करूं तो यहां पर इस वाले फ्रेज में एक विभक्ति चिन्ह है तो हमने 1 दिया यहाँ, यानी सबसे पहले ट्रांसलेशन इसका, और उसके बाद यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है तो हमने यहाँ पर 2 दिया, यानी उसके बाद ट्रांसलेशन इसका, और उसके बाद जो वर्ड्स बच जाते हैं उनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। हमने यहाँ पर भी वही चीज किया है, यानी कि द लिप्स ऑफ ऑल द ट्रीज, यानी इसका ट्रांसलेशन, और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे इस जंगल के, यानी कि ऑफ दिस फॉरेस्ट, और बच गया यहाँ पर हरी है आर ग्रीन। बस सब्जेक्ट्स को आपको पकड़ना है और इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तीसरे सेंटेंस में यहां पर आपको देखना है कि राधा के ओंठों पर मुस्कान है, तो यहां पर सबसे पहले आप कहेंगे देयर इज स्माइल ऑन द लिप्स ऑफ राधा। अब आप यहां पर यह कहेंगे कि सर आपने अभी इस 2 सेंटेंस में बोला कि सबसे पहले विभक्ति चिन्हों का ही हम ट्रांसलेशन करेंगे, यानी हमने इस विभक्ति चिन्ह को मार्क कर दिया, तो सबसे पहले ओठों पर इसे सब्जेक्ट मानकर हमें ट्रांसलेशन करना था। तो यहां पर आपने सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन कर दिया मुस्कान है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर ओठों पर मुस्कान है, आपको पूरा कलेक्टिवली इतना वर्ड्स लेना है, ओठों पर मुस्कान है, देयर इज स्माइल ऑन द लिप्स। जैसे कहते हैं ना कि एक राजा था तो हम ऐसे ट्रांसलेशन बनाते थे, देयर वाज अ किंग। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। 2 बच्चे थे, देयर वेयर 2 बॉयज। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तब वहां पर हम इंट्रोडक्टरी इट और देयर का प्रयोग करके उसे ही सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके बाद फिर उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, अब आप चौथे सेंटेंस में अगर आएंगे तो इसे मैं बनाने से पहले सबसे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। यहां पर देख सकते हैं सीता की आवाज में मधुरता है, तो आवाज में मधुरता ये हमारा यहां पर एक विभक्ति चिन्ह है और सीता की यहां पर एक विभक्ति चिन्ह है, यानी पहला नंबर में हमें इसे ट्रांसलेट करना है और दूसरा नंबर में इसे, और अदर्स वर्ड्स जो बच गए उसको ट्रांसलेट कर देना है। तो आवाज में मधुरता है, यानी कि देयर इज स्वीटनेस इन द वॉइस, देयर इज स्वीटनेस SWEETNESS, देयर इज स्वीटनेस इन, इस विभक्ति चिन्ह का, इन द वॉइस, इन द वॉइस, और की का ऑफ सीता, हमने यहां पर लिख दिया सीता। यानी कि आपको यदि विभक्ति चिन्हों का एक बेहतर पकड़ है हिंदी ग्रामर्स के बेसिस पे, या फिर आप अंग्रेजी में अगर आप कनेक्टर्स को देखें या अगर आपको प्रीपोजिशंस का अगर ज्ञान है, तब आपको यहां पर मैं एक और रूल्स दूंगा। बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप कैसे सब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे और फिर सबसे पहले उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यानी कि इसके बाद मैं यहां पर जो ये सेंटेंस दिया था कि संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़े, इससे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस रहे और फिर उसमें सब्जेक्ट्स की पहचान करना मुश्किल हो, तब फिर हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आपको मैं यहां पर बता दूं कि इसके बाद जो मैं वीडियो रिलीज करूंगा उसमें आपको एक बेहतरीन ट्रिक दूंगा, जिसमें बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या तो उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए आप कौन सी क्राइटेरिया या कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे, ताकि इंग्लिश में कन्वर्शन करने के दौरान आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े।